हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज एडमिशन का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आपने गुडविल से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली हैं और आगे की भी कुछ और प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं उनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, 29 इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टनर्स साइमल्टेनियसली एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन इन अ पार्टनरशिप, एक से ज्यादा पार्टनर अगर डायरेक्टली एक ही टाइम पर एडमिशन लेते हैं तो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5-4-1। क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास पार्टनर है एबीसी 541, एबीसी 541, इनकी रेशियो गिवन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:1, यानी कि डी और ई के बाद इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:4:2:1, 3:4:2:1 डी और ई आने के बाद। ठीक है सर। आगे D is to pay 30,000 for his share of goodwill, but E is unable to pay the goodwill. 30,000 रुपए गुडविल के पैसे दे रहा है D, यानी कि D ने 30,000 रुपीज गुडविल के पैसे दिए हैं। गुडविल ब्रॉट बाय D, इसका जो शेयर है वो कितना है? 3, 4, 9, 11, 12, यानी कि 2/12 शेयर के लिए 2/12 शेयर के लिए 30,000 डी लेके आ रहा है गुडविल, और ई इज अनेबल टू पे द गुडविल, यानी कि ई के पास, ई ने कुछ भी गुडविल, ई विल नॉट ब्रॉट गुडविल, कुछ भी गुडविल के लिए नहीं लेके आ रहा। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 40,000 ईच एज देयर कैपिटल, और दोनों के द्वारा 40,000 रुपए लाए जा रहे हैं कैपिटल के नाम पे, यानी कि डी भी 40,000 रुपए लेके आ रहा है और ई भी 40,000 रुपए लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो इनकी जनरल एंट्री करनी है हमने। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। आपको भी बनाना है, हर बारी मैं बोलता हूं, पर्टिकुलर्स हैं। यहां पर डेट का कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 12th क्लास में आपको नहीं पड़ेगी कभी भी, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो आपके पास सबसे पहले जो गुडविल के पैसे पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, इनकमिंग पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल, और कुछ पैसा डी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि 40,000 डी कैपिटल के नाम का ला रहा है, ई भी 40,000 रुपए ला रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल का डी लेके आ रहा है पार्ट 30,000, यानी कि टोटल 1,10,000 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है। उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स हम बना देते हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहला काम होता है कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, गेनिंग वर्सेस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो
पहली बात करते हैं ए की। ए ने कितना सेक्रीफाइस या गेन किया है। तो ए का ओल्ड शेयर है, क्वेश्चन में देखे हैं 5/10 और 3/12, 5/10 और 3/12 इसका न्यू शेयर है। बी की बात करें तो 4/10 और 4/12, 4/10 और 4/12। सी की बात करें तो अमाउंट आ रहा है 1/10 और 2/12, 1/10 और 2/12। इनका जो डिफरेंस होगा वो इस सेक्रीफाइस और गेनिंग कहलाएगा। इसको निकाल देते हैं 120 और 60 माइनस 30, दैट इज 30/120, 120, 48 माइनस 40, दैट इज 8/120, 120, 12 माइनस 20, दैट इज -8/120। यानी कि सी ने गेन किया है और बाकी दोनों पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने यहां पर गेन किया है। तो इस कंडीशन में सी को भी गुडविल का पोर्शन लाना पड़ेगा, मगर गुडविल की वैल्यू है कितनी वो कैसे पता लगेगा, तो वो डी का बात करते हैं। तो गुडविल, ये तो आपके पास वर्किंग नोट नंबर 1 था गेनिंग और सेक्रीफाइस शेयर निकालने का, और अब वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल की बात करेंगे। गुडविल के अंदर डी bring rupees 50,000 for 1/3 share. तो for whole share total goodwill of the firm on the basis of D's share, ये आ जाएगा 50,000 ला रहा है, नहीं 30,000 ला रहा है, इसमें गलती हो गई है, 30,000 रहेगी। कुछ गलती लगती है, आप लोग बताते नहीं हैं और देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हम इसको ठीक कर देंगे। 30,000 रुपए ला रहा है फॉर 1/3 शेयर के लिए, 1/3 है ना, दोबारा से चेक कर लेते हैं भैया, गलती लग रही है कुछ। डी है 2/12, 2/12 है भैया। डी ला रहा है 2/12 के लिए, उसका शेयर, नया शेयर उसके लिए दे रखा है पहले से ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में 2/12। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डी शेयर्स दैट इज 12/2 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये आ जाएगा 15 और 12 5 60, 6 12 और 6 18, 1 2 3, 1,80,000 रुपए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ डी शेयर। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो ई है, इज शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट, ये लेके नहीं आया। कितना शेयर होगा इसका? 1,80,000 का, इसका जो भी शेयर है वही होगा। इसका शेयर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 1/12, यानी कि ये 1/12 इसको, इसका अपना शेयर गुडविल का लेके आना था, जो ये लाया नहीं। 6 से काट देंगे, 6 2 जा, 6 3 जा, 15,000, यानी कि गुडविल का जो 15,000 रुपीज ई के लिए डेबिट ई से आना था वो नहीं आया। तो बस यही कुछ निकालना था, और जो किसको गेन हो रहा है? सी को,
तो सी विल डेबिटेड बाय गेनिंग शेयर। सी का जो शेयर है वो है 1,80,000 टोटल गुडविल का शेयर है, और उसको गेन हो रहा है, सी को गेन हो रहा था 8/120। तो 8/120 उसका शेयर हम निकाल देते हैं, यानी कि इसको काट देते हैं। 4 2 जा 4 3 जा, ये 0 से 0 गया, और 3 से इसको काट देते हैं, 3 6 जा 0 0 0, दैट इज ₹12,000। 12,000 रुपए सी के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उसने चेंज इन पीएसआर यानी कि एडमिशन के टाइम पर गेन किया है। तो बस अब आपको निकालना कुछ नहीं है, सब कुछ आपने कैलकुलेशन कर ली है। 12,000 रुपए सी को डेबिट होगा, ई जो नहीं लाया है उसके करंट अकाउंट को डेबिट होगा, और गुडविल का पैसा टोटल 1,80,000 है, इसका अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि आपके पास नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और सीज जो नया आ रहा है वो कौन है, ईज करंट अकाउंट, ईज करंट अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया डी से, ई का करंट अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ उससे पैसे नहीं आए, और एक और पार्टनर था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो वो पैसा नहीं लेके, जो उसको गेन हो रहा है, जो हमने निकाला है 12,000 रुपीज, ये रहा 12,000 रुपीज, उसका जो गेन हो रहा है, यानी कि ए और बी को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा ये सारा पैसा। प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी लेके आया था 30,000 रुपए डेबिट हो गया, ई जो पैसा नहीं लाया, जो उसका शेयर बनता था 15,000, वो भी डेबिट होगा, और सी को जो गेन हुआ था 12,000 के लिए वो भी डेबिट होगा। इसका मतलब ये सारे पैसे एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बात समझ में आ गई है? तो इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर है ए और बी का 30:8। 30:8 के अंदर ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहीं पे कर देता हूं। 30:8 में टोटल अमाउंट है 30,000, 45,000, 47,000, 57,000। 57,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए और बी को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 30/38 और 8/38। 30:8 में बांट दिया जाएगा। ठीक है सर, इसको हम बांट, यानी कि 57,000 रुपीज जो इन तीनों से मिलकर, यानी कि डी से गुडविल के रूप में, ई से जो गुडविल के रूप में नहीं आए थे उसके करंट अकाउंट में डेबिट किया, और सी को जो गेन हुआ था उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया, टोटल मिला के 57,000 रुपीज डेबिट हुए हैं, जो ए और बी को इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो 30:8 था उसके रेशियो में बांट देंगे। तो 19 2 जा 19 3 जा, और 2 से और काट देते हैं इसको, 15, या इसको ऐसे करते हैं, इसको इसी को काट देते हैं तो इजी हो जाएगा। 19 2 जा, और 2 से इसको काट देते हैं 1500। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15 3 जा 45,000 ए को चले जाएंगे,
जो उसने सेक्रीफाइस किया उसके नाम के, और 15/120 यानी कि 12,000 रुपए बी को चले जाएंगे। करेक्ट? ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई होगी कि 57,000 है तो 30/38 और 57,000 8/38 के अंदर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने ये रफली कैलकुलेशन करके दिखा दी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को कि सर ये कहां से आ गया है। ये इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी हमारे पास अमाउंट था उसको बांटा है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो हमारे पास जो भी अमाउंट था उसको न्यू रेशियो, उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट दिया था। ठीक है जी, समझ में आ गया है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, या अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि उसमें कोई आपको परेशानी तो नहीं होगी। अगला है कि इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये वाला टॉपिक मैंने नहीं कराना, आपको पता है कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे कि आपके पास जो नहीं लाता है पार्टनर, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग अ शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो कुछ पार्ट गुडविल का लाया है, यानी कि जो पार्ट नहीं लाया है उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये भी आप कर लेंगे। अगला टॉपिक है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, और अब केस में यानी कि जो पेंडेमिक कोविड-19 के केस में ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। चलिए अगला टॉपिक है हिडन और इन्फर्ड गुडविल। इसका एक क्वेश्चन जो इसके सब्जेक्ट मैटर में नहीं भी था तो आ गया था, तो मैंने आपको करवा दिया था। इसके अंदर बेसिकली कंसेप्ट यही है कि आपके पास जो भी अमाउंट बनता है इनकमिंग पार्टनर्स के बेसिस पर, उसी के बेसिस पर आप हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। क्योंकि गुडविल से रिलेटेड कोई भी डाटा आपके पास गिवन नहीं होता, तो आप गुडविल के लिए हिडन गुडविल जो होती है उस गुडविल को निकालेंगे तभी समझ में आएगा। तो हिडन गुडविल के लिए आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर। वो कैसे निकालेंगे सर? आप इनकमिंग पार्टनर के जो भी वो कैपिटल के रूप में पैसा लाया है उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, यानी कि नेटवर्थ ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो आपके पास और इन तीनों के अमाउंट जो कैपिटल के रूप में है, एडजस्टेड कैपिटल के रूप में, ये ध्यान रखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि इनकमिंग पार्टनर से आने से पहले जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो आप एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ेंगे, तो उसकी कैपिटल में से वो कैपिटल उसकी कैपिटलाइज वैल्यू में से अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू गुडविल की आएगी। सर आपने तो बहुत मुश्किल मुश्किल बातें बता दी हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी हम ऐसा ही करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपने 32 नंबर, ये आपको मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी थी। मगर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन को आपने नहीं करा था। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था सर, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 33 भी आप कर लेंगे, मगर 34 आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 34 कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है जी, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 एज एट 31 मार्च 2020। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 34, एक्स वर्सेस वाई 3:2,
बैलेंस शीट में गिवन है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बात यहाँ समझने की है कि ये जो रिजर्व्स हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है ये किसका है? सर ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, और एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है। उसके बाद बैंक में पैसे जो पड़े हैं, डेटर्स पड़े हैं, स्टॉक पड़े हैं, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिनकी ऑलरेडी यहां पर फिगर्स दिख रही है बैलेंस शीट में। इसका मतलब ये वाली एडजस्टमेंट नए पार्टनर के आने से पहले करना जरूरी है, तभी इनकी एक्चुअल कैपिटल आएगी ओल्ड पार्टनर्स की। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज कैपिटल, गिव जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको यहां पर गुडविल की कोई भी डाटा नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये एक हिडन गुडविल का केस है। तो आपको सबसे पहले पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। इसके लिए एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो सर बना लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बनाएंगे, इसके बिना तो क्वेश्चन संभव ही नहीं है कि जब तक आप इस क्वेश्चन के अंदर इनके कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते तब तक आपको इनकी एडजस्टेड कैपिटल नहीं पता लगेगी। दो ही पार्टनर हैं तो इनके दो कॉलम खींच लेते हैं। एक्स वाई, एक्स वाई, ये पर्टिकुलर्स हैं। इनकी ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, वो देख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि डी के आने से पहले, सॉरी जेड के आने से पहले बोला गया है कि इनकी जो कैपिटल है वो है 48,000 और 32,000, 48,000 और 32,000 बाय बैलेंस बीडी। इसका मतलब इनका जो भी एडजस्टमेंट रिजर्व से रिलेटेड था वो भी करेंगे, और इनका जो भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड था, जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में पड़ा था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कर देते हैं। रिजर्व के रूप में हमारे पास पड़ा था पैसा 60,000, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और 25,000 प्रॉफिट का पड़ा है इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 60,000 को 3:2 में बांट देते हैं। यहीं पे थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। 60,000 को 3:2 में बांट देते हैं, और 2:5, 2/5 और 3/5, यानी कि 12,000, 36 और 24। तो 36,000 रिजर्व का इसको चला जाएगा, और 24,000 रिजर्व का इसको चला जाएगा। तो ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पैसा था वो हमारे पास पड़ा हुआ है 25,000। 25,000 को भी हम 3:2 में बांट देते हैं। तो इसको भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। आपने इसको रफ में ऐसे नहीं करना है, मैं आपको दिखा रहा हूं बस। आपको इसको साइड में नीचे वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हैं, और इसकी कैलकुलेशन अलग से भी कर सकते हैं। तो 3:2 में बांटना है, तो 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। तो इसका मतलब 15,000 और 10,000। तो 15,000 का प्रॉफिट इसको चला जाएगा, और 10,000 का प्रॉफिट इसको चला जाएगा। ये सब बातें जेड के आने से पहले हो रही हैं। और इसके अंदर एक सस्पेंस अकाउंट का लॉस भी पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, जो 15,000 रुपए है, इसको भी हम ऐसे ही बांट देंगे। तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो अमाउंट था 15,000, हाँ जी 15,000 था, तो 15,000 को भी मैं बांट देता हूं। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और 3/5, सॉरी 3/5 और 2/5, 9,000 और 6,000। 9,000 इसके हिस्से में आ जाएगा, और 6,000 इसके हिस्से में आ जाएगा। तो बस यही सारी चीजें थी जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में जानी थी, बाकी सब तो ऑलरेडी बटा हुआ है। तो हमने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखा कि इसके आने से पहले पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो कितनी थी। वो हमारे पास थी 3 0 आ गई है,
और 11 और 8 19 1 8 99,000 इसकी थी टोटल, और इसका टोटल हो गया 6 1 2 3 और ये हो गया 66,000 इसका था। यानी कि 99,000 इसकी टोटल लग देता है और 66,000 इसका टोटल लिख देते हैं। यानी कि Z के आने से पहले इनकी जो कैपिटल थी वो थी 90,000, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और इसकी थी 60,000, जबकि इनकी बैलेंस शीट में ये दिखा रखा था। तो आप लोगों ने ये नहीं लेना, इनकी एडजस्टेड कैपिटल, ये एक्चुअली क्या है यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एडजस्टेड कैपिटल, यही एडजस्टेड कैपिटल है, इसी के बेसिस पर आपको सारी बातें समझनी है। आगे भी इसका बहुत काम आएगा कि इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है उसी के बेसिस पर आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास 90,000 प्लस 67 इनकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर जेड एडमिशन थी। तो चलिए अब टोटल कैपिटल वर्किंग नोट में कर लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of Z's capital, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ Z's कैपिटल, वो थी रेसिप्रोकल ऑफ जो भी वो लेके शेयर आया है उसका। वो लेके कितना आया सर? वो लेके आया है, क्वेश्चन में लिखा है कहीं? अच्छा, हमने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन में वो कितना शेयर लेके आया है। They admit Z for partnership for 1st April 2020, 1/5 share in the profit of the firm. Z brings 50,000 as its capital. Z 1/5 शेयर के लिए आया है और 50,000 लेके आया है कैपिटल का। तो यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ Z's कैपिटल वो हो जाता है 2,50,000। और जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द फर्म, वो कितनी है? वो आपके पास 90,000 एक्स की है और वाई की 60,000 है और जेड लेके आ रहा है 50,000। यानी कि जो कैपिटल हुई वो ही 1,50,000 2 लाख हो गई कंप्लीट। इसका मतलब 50,000 जो हो गई, यही अमाउंट है हिडन गुडविल का, यही अमाउंट है हिडन गुडविल का। मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है, तो बस कुछ करना नहीं है, आप लोग इस वीडियो को रोक कर दोबारा से समझेंगे, पीछे जाके समझेंगे कि क्या किया है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। एक्स और वाई जो 3:2 की एग्जिस्टिंग इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, और इनकी बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाई दे रही थी वो 48,000 थी और 32,000 थी। इसके अंदर इनकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ पार्ट प्रॉफिट का पड़ा हुआ था जो रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में पड़ा था, ये इनको हमने दे दिया, और कुछ पार्ट लॉस का पड़ा था जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में पड़ा था, ये भी हमने इनको दे दिया। तो इसके बेसिस पर इनकी एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि जो जेड के आने से पहले जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो हमने कर दी, तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई है। उसके बाद जेड की कैपिटल को इसमें प्लस किया तो एक्चुअली फर्म की जो कैपिटल बनी वो 2 लाख बनी, मगर एज पर जेड्स कैपिटल जो जेड 50,000 रुपए लेके आ रहा था, इसका मतलब वो 2.5 लाख रुपए लेके आ रहा था। इसका मतलब 50,000 गुडविल ऑफ द फर्म टोटल बनी। उसके हिसाब से फर्म की कैपिटल यानी कि नेटवर्थ फर्म की 2,50,000 थी, जबकि हमारे पास 2 लाख की कैपिटल बन ही रही है जेड के आने के बाद भी। तो यानी कि 50,000 हिडन गुडविल का पार्ट है। इसका मतलब जेड जो है वो अपना शेयर लाएगा 10,000। जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1/5 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म।
जो बनेगा 10,000। पहले देख लेते हैं क्या Z अपना शेयर लाया है या नहीं लाया है। They admit Z as a partner for 1st April 2024, 1/5 share in the profit of the firm. Z bring in 50,000 as his capital, give journal entry for the adjustment of goodwill. यानी कि Z अपना शेयर नहीं लेके आया है, तो ये ध्यान रखेंगे अगर वो नहीं लेके आता है तो फिर आप एंट्री क्या करेंगे। तो क्वेश्चन ने इनकी कैपिटल लाने के लिए कोई भी एंट्री करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी हम इसकी एंट्री करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, ये सारी आपने एंट्री कर दी है, सारी कैलकुलेशन कर दी है। तो इसके बेसिस पर जो Z पैसे लेके आया 50,000 कैपिटल के नाम का, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो 50,000 कैपिटल के लेके आया है और जो उसको 10,000 रुपीज गुडविल के लाने थे, जो हमने अभी हिडन गुडविल के रूप में 50,000 में उसका शेयर निकाला है, उसका वो पैसा नहीं लाया है। तो Z's करंट अकाउंट यहां पर डेबिट होगा टू जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको ही जाएगा। तो क्या हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है? नहीं सर, अभी तो हमने नहीं निकाली। तो हम ये देखते हैं कि Z का शेयर दे रखा है, यानी कि इनकमिंग पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/5 शेयर के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर लिख देता हूं टू X and Y in their sacrificing ratio जो है 3:2। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बस यही ध्यान रखना है, गलतियां होंगी मगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो नहीं होंगी। तो 10,000 रुपए जो नहीं लाया है उसको 3:2 में बांटने का मतलब है दैट इज 6,000 रेशो 4,000। बस क्वेश्चन कंप्लीट। मुश्किल नहीं है, बहुत स्लो समझाया है, दोबारा से देख लेना वीडियो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी, हो सकता है एक बार ना आए, मगर सेकंड टाइम आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ भी छुपावट नहीं है, कुछ भी स्लो नहीं है, बहुत फास्ट नहीं समझाया, बिल्कुल स्लो समझाया है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो गुडविल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी क्लियर हो गई हैं। अगली क्लास में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है। जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था इसमें भी सेम वही है, अलग कुछ भी नहीं है। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस टॉपिक को मैं बहुत स्लो नहीं कराऊंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अगली क्लास से पहले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया था उसको जाके दोबारा देख लेंगे, तो आपको इस बार के रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एडमिशन के टाइम पे है उसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।